अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके कहना में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जहां पर 4 मासूम बच्चों के वालिद को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि मकतूल का मुलाजिम ही निकला है। पुलिस ने अब तक एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 मुलजिमान जो हैं ताहाल फरार हैं। मुलजिम ने पुलिस की हिरासत में ये बयान दिया है कि उसने मकतूल को गैरत के नाम पे कत्ल किया है। मकतूल के बुरसा इस हवाले से क्या राय रखते हैं और माहिरीन क्या कहते हैं कि क्या किसी को गैरत के नाम पे कत्ल करना जस्टिफाइबल एक्ट है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना काना के इलाके में पेश आया, जहाँ पर 4 मासूम बच्चों के वालिद को इंतहाई बेदर्दी से उसकी हवेली में कत्ल कर दिया गया। कत्ल भी तब किया गया जब वो रात को हवेली में सोने के लिए गया और सुबह जब वो ना उठा तो बुरसा को शक हो गुजरा और उन्होंने हवेली में जाके देखा तो उसकी लाश जो थी वहाँ पर पड़ी हुई थी। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कोई और नहीं बल्कि मकतूल का मुलाजिम है और उसके जो जानवर वगैरह हैं उनको खाना शाना डालना, पट्ठे वगैरह डालना जो था उसका काम था और दूध वगैरह चोना भी उसके ज़िम्मे काम था। ये वक़ूआ क्यों पेश आया है? क्योंकि पुलिस के पास यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल है। पुलिस कहती है कि मकतूल जो था उसको इसलिए कत्ल किया गया है कि कातिल को शक था कि इसका कोई घर के अंदर उसके कोई चक्कर वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से उसने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। मकतूल के भाई और दीगर अजीज़ व अक़ारिब जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं। आपका नाम? अख्तर अली। अख्तर, आपका मकतूल के साथ क्या ताल्लुक है? मेरा भाई। छोटा भाई तो बड़ा? बड़ा भाई, मुझसे बड़ा। आपसे बड़े भाई थे। क्या करते हैं वो ज़िम्मेदारा करते हैं। क्या हुआ जिस दिन वो कत्ल हुए हैं, आप लोगों को क्या पता चला? मैं सुबह जब हवेली में दूध दोने गया था, मैंने देखा कि उनकी लाश पड़ी हुई थी। ठीक है, मैंने पुलिस को इत्तला की, पुलिस मौके पे आई। उस वक्त तो हमको नहीं पता चला कि कौन है। FIR के बाद हमें पता चला कि ये इसने कत्ल किया। छानबीन करने के बाद मुकम्मल तौर पे उसके बाद हमने पुलिस को बताया कि ये 3 आदमी हैं। 2 को तो वो रात को जाते वक्त ना हमारे कुछ रिश्तेदार थे, वो कहीं जा रहे थे। रात को उन्होंने देखा था कि ये उधर से हवेली से निकल कर आ रहे थे। उनको क्या पता कुर्बानी का दिन है, ईद का। इनके हाथ में वो औजार भी थे। ये क्या करके आ रहे हैं? कुर्बानी करके आ रहे हैं या किसी को कत्ल करके आ रहे हैं? जब वो उधर रिश्तेदारों से वापस आए, फौतगी का सुन के ऐसे को फौत हुआ, उन्होंने आके बताया कि ये लड़के इधर से निकल रहे थे, इनके हाथ में ये औजार थे, इधर से निकले। अपना उनका घर भी मुलज़म का पास ही है, वो अपने घर में दाखिल हो रहे थे। मुकम्मल शनाख्त और भी शनाख्तें वसूल करने के बाद हमने फिर FIR कराई इनकी। पहले जो आप लोगों ने FIR कराई उसके अंदर किसी को नामजद नहीं किया? नहीं, उसके सर अब हमने नजायज़ नहीं किसी के साथ करना, हमने देख के सब कुछ जायज़ तरीके से किया। पहले आप लोगों ने नामालूम अफराद के खिलाफ नामालूम FIR कराई थी। अब कितने लोगों को नामजद किया आपने? 2 लोग नामजद हैं, तीसरा अभी नामालूम है। जो 2 नामजद है वो कौन है? वो हबीब वल मिराज और खुरम वल्द अब्बास। गांव के रहने वाले? जी, गांव के रहने वाले। वो क्या करते हैं? कब से गांव में रह रहे हैं? वो गांव में तो काफ़ी 25-30 साल तकरीबन अरसा दराज से रह रहे हैं, शुरू से इधर ही रहते हैं। और जो हबीब था वो अरशद के मुलाजम भी था, उसके भैंसों को चारा भी डालता था। ठीक है, तो इस तरह मामला जो है ना, हमें तो शक भी नहीं ऐसे हुआ कि ये ऐसा काम करेगा। तो हबीब के साथ आपके भाई के कैसे ताल्लुकात थे? आप जैसे कह रहे हैं कि 20-25 साल यानी बहुत पुराना जानते थे आप लोग, कैसे ताल्लुकात थे? ये हबीब जब छोटे थे ना, दोनों छोटे से उस वक्त से लेकर ये दोनों ना दोस्त थे। उसके बाद उसकी भी शादी हुई, इसकी भी शादी हुई। मामला अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे थे। ठीक है, वो गरीब थे, भाई उनको ना हेल्प करता था शुरू से लेकर। ठीक है, उनको घर भी बना के दिया, हाँ, और उनको ज़मीन भी दी खाने पीने के लिए और दूध वगैरह भी देते थे। ठीक है,
इस तरह एक दिन उन्होंने उधर से चोरी की है, मोटर चोरी की है पानी वाली आपके हवेली भाई से। की ज़मीन से? हाँ जी, अच्छा। हवेली से चोरी की है। तो भाई को पता चला कि इसने मोटर चोरी की है, उसने गुस्से की वजह से उसको डांटा, मारा, ठीक है। तो उसने ना उस वक्त ही बोल दिया था, हमें तो नहीं पता, बाद लोग बता रहे थे, उस वक्त बोल दिया था कि मैं तुमको ना बड़ी अच्छी तरीके से, बुरी तरीके से सॉरी मारूंगा, ठीक है। ये बातें बाद में हमें पता चली, जब FIR भी नामजद भी कर दी, बाद में लोग बताने लगे कि इस तरह लड़े। उसने भाई ने ना चौकी जैसी एरिया में एप्लीकेशन दी, थाने में जमा करवाई कि यार ये मेरा चोर है, ठीक है, लिहाजा इससे मेरी मोटर लेके दें। 10-12 दिन पहले उसने मुलाजमत छोड़ दी थी, ठीक है। इसी गुस्से की वजह से उसने कत्ल कर दिया। उसने थाना काना में ये भी माना भी है कि मैंने इस वजह से कत्ल किया, इसने मुझे मारा था। जब ये आपके भाई के हवेली से पानी वाली मोटर चोरी हुई जी। तो आपके भाई ने जो दरख्वास्त दी थी वो इसके खिलाफ दी थी, जी, हबीब के खिलाफ थी? इसके हबीब के खिलाफ थी। तो को पता नहीं चला कि हबीब ने मोटर क्यों चोरी की थी? को पैसों की ज़रूरत थी या क्या हुआ था? सर वो तो ये तो नहीं हमें बताता कि मैंने किस वजह से चोरी की है, ठीक है। बस पता चला, बरामद हुई, आगे से पता चला कि ये मोटर वाकई इसने चोरी की है। तो फिर उसने पूछा अपने मुलाजिम से कि तूने क्यों चोरी की है, ठीक है। तो इस वजह से झगड़ा भी हुआ उन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो हबीब ने तो, यानी आप कह रहे हैं कि हबीब के खिलाफ आपके भाई ने दरख्वास्त दी थी, जी। तो उसको ये गुस्सा था। जो दूसरा शरीक मुलजिम है वो कौन है? वो हबीब का कज़न है, भाई है, कज़न भाई मसेर है। उसने क्यों, खाला का बेटा है? हाँ जी, खाला का बेटा। उसने क्यों कत्ल किया? पता नहीं सर, ये तो हबीब को पता होगा ना। उसको आप लोग जानते हैं? जी। वो भी गांव का रहने हाँ वाला है? जी। वो क्या करता है? वो भी ज़िम्मेदारा करता है, वो ज़िम्मेदारा नहीं करता, वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। ज़मीन तो है ही नहीं उसकी, वो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है इधर। तो जब ये जिस दिन आपके भाई ने हबीब को मोटर चोरी करने के ऊपर मारा और सारा कुछ हुआ, उस दिन फिर सुलह सफाई आप लोगों ने कराई? नहीं, सुलह सफाई नहीं हुई। वो काम छोड़ के आ गया था ना उधर, भाई के पास है, काम छोड़ दिया था उसने। ये वकूए से, यानी जिस दिन आपके भाई को कत्ल किया उससे कितना दिन पहले मोटर चोरी? ये 17 तारीख को है मोटर चोरी? एप्लीकेशन, हाँ जी, एप्लीकेशन जो दी हुई वो 17 तारीख को है, भाई 25 तारीख को कत्ल। उसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन लिया? नहीं, अभी तो नहीं लिया था, कोई ईद के दिन आ गए थे कुछ, तो अभी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। सर एक दिन आए थे 2 मुलाजम, उन्होंने पूछताछ की थी, उसके बाद चले गए, पर कोई एक्शन नहीं अभी आया था। सही। आप क्या लगते हैं माइक दीजिए, आप क्या लगते हैं मकतूल? भतीजा। भतीजे? हाँ जी। गांव के अंदर कोई अगर हल्की फुल्की लड़ाई वगैरह होती है तो पूरे गांव के अंदर लोगों को पता चल जाता है और सारे जो है वो फिर मामले को हल कराने के लिए लग जाते हैं। जब आपके चचा की इसके साथ, हबीब के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने मोटर चोरी के ऊपर मारा, तो फिर क्या आगे क्या चलता रहा गांव के अंदर? कोई किसी ने सुलह कराने की कोशिश वगैरह नहीं की? सर सुलह करवाने की कोशिश इसलिए नहीं थी, वो हमारे डंगरों को पट्ठे पाता था, तो इस वजह से ना पंजाबी में बात कर लें। पट्ठे पाँदा ही, तो इस वजह तो लोग आखा कि चल पट्ठे पाँदा ही तो छड़ गया उन्हें मुलाजम जो सी, तो इस वजह तो किसी ने कोई सुलह सफाई वाली कोई गल नहीं की है। कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं होया, सिर्फ 1-2 चपेटा ने तो यहाँ गाला गुला दित्तियां कि मेरी हवेली च ना मैं अज तो बाद तेरे को पट्ठे नहीं पवाने, तू मेरियां चोरियां, इस वजह तो कि वो चला गया। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 10-12 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਚਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇਣੀ, ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਰਿਆ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਪੱਠੇ ਦਾ ਥੱਪਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਲਈ। ਮੋਟਰ ਜਿਸੇ ਵੇ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੋਟਰ ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੋਟਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭੈੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੂ। ਅੱਛਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਤਿਲ ਘਰ- ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਹਬੀਬ ਦੀ ਬੀਬੀ। ਹਬੀਬ ਦੀ, ਕਾਤਿਲ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਏ ਨੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਬੀਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 25 ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ। ਮਿਸਾਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ? ਉਹਦੇ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मुजरम खरीदेगा तो दसेगा ना मैं क्यों कत्ल ਉਹ किया। ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ जी सर वो मुजरम अभी कितने मुलजिम पकड़े गए? अभी एक पकड़ा गया, हबीब। हबीब अच्छा। जी। पुलिस कहती है कि उसने तफ्तीश के अंदर ये भी कहा है कि आपके भाई का उसकी बीवी के साथ चक्कर था और वो काफ़ी अरसे से इस चीज़ को देख रहा था। इसमें कितनी सदाकत है? नहीं सर ऐसा तो कोई वाक़या नहीं। 15 या 18 साल से उनका तल्लक था, दोनों मुलज़म और भाई का, दोनों का। अगर ऐसा कोई वाक़या होता तो इतने अरसे में कभी नज़र नहीं सामने आया। कत्ल करने के बाद ही सामने आना था ये चीज़। उससे पहले उसका भाई, मुजरम का भाई भी, उसकी भाभी भी वहीं रहते हैं साथ में। ऐसी कोई बात पहले तो कभी किसी ने नहीं कही, किसी ने की नहीं कि ये चक्कर है या नहीं है। ठीक है, हमें तो इस चीज़ का, जब कत्ल हो गया भाई उसके बाद ये इन्होंने ये बातें बनानी शुरू कर दी कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। उसके बाद तो किसी को नहीं पता पहले। गांव के अंदर तो हर बंदे को हर बात पता होती है, यानी यहाँ पे शहर के अंदर फिर बात छुप जाती है, गांव के अंदर तो बात छुपती कोई नहीं। जी। तो आप लोगों ने कभी सुना हो या जब ये उसने मुलजिम ने गिरफ्तार होने के बाद बात कही, आप लोगों ने कहीं से तस्दीक करने की कोशिश की कि कुछ ऐसा था? किन से तस्दीक सर? यानी सर ऐसी बात हमारे सामने, ऐसी बात हमारे सामने कोई भी नहीं आई। ठीक है, उसकी भाभी, उसका भाई मुजरम का साथ ही घर में रहते हैं। अगर कोई बात ऐसी होती तो वो तो करते हैं हमारे साथ, हालांकि वो भी हमारे जानने वाले पड़ोसी थे। ऐसी बात हमारे सामने आई ही नहीं। मकतूल और कातिल के घर में फ़र्क कितना है? मकतूल और कातिल के घर में तो काफ़ी फ़र्क है। मकतूल की हवेली कातिल के घर के करीब है। तो आप वैसे जब ये मुलजिम पकड़ा गया आप उसे मिले? मुलजम से? हाँ जी, मुलजम हमने खुद पकड़ के दिया था। हबीब आप लोगों ने खुद पकड़ के दिया? खुद पकड़ के नहीं, दिया। पुलिस तो कहती है कि उन्होंने पकड़ा। नहीं, वो पुलिस भी मौके पे आ गई थी। हमने ना कैसे इधर आप से लोगों ने पकड़ा। कैसे पकड़ा? वो इधर भागा था ना इधर से। उसी दिन पकड़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी, उस दिन पकड़ा, शाम के वक्त पकड़ा। जब कैसे आखिर पकड़ा, जरा तफसीलन बताइएगा। वो इस तरह पकड़ा था कि इधर से ना वो भागा, किसी को फ़ोन किया था, नशा करता था ना, नशा लेने आया था, किसी को फ़ोन किया, गलत नंबर लग गया। अच्छा। वो शक की बुनियाद पे उसके पीछे गए, वो और भाग गया। देखने पे फिर पुलिस को इतला की, पुलिस भी आ गई। जब दोनों ने तकरीबन पकड़ लिया, पुलिस के सामने उसने इतराफ़ भी कर लिया कि मैंने कत्ल किया। ठीक है। ठीक है, वो औजार भी बरामद करा दिया मौके पे ही। औजार भी बरामद करा दिया जिससे मैंने कत्ल किया। किस और चीज़ से मैं कत्ल किया था? बुगदे से, अच्छा। कुर्बानी वाला जो बुगदा था। और उसके साथ जो लड़का था खुरम, उसका भी उधर ही बता दिया था उसने। ठीक है, तो वजह नहीं बताई उसने आप लोगों को? नहीं वजह सर काना थाना जब इंस्पेक्टर साहब के सामने पेश हुए तो उधर उसने वजह यही बताई थी कि इसने मुझे मारा था, मैंने मोटर चोरी की थी, इसने मुझे मारा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मारा। वो हमारे सामने बुलाया था साहब ने। ठीक है,
पहले तो ये कहने लगा लो जी उसके किरदार अच्छे नहीं है। सर ने पूछा कि क्या किरदार अच्छे नहीं, आप बताओ ज़रा खुल के बताओ। इतना कह के फिर चुप हो गया। फिर सर ने पूछा, फिर चुप हो गया। फिर बाद में बताऊँ, सर ने कहा कि सही तरीके से मुझे बताओ क्या बात। फिर बोलने लगा लो जी मैंने मोटर चोरी की थी, इसने इस वजह से मुझे मारा, मैंने इसे ये बोला था कि मैं तुम्हें बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा, तुम्हें कुछ देख नहीं सकेगा। ये बयान उसने दिए थे। आपके भाई के 4 बच्चे थे, तो कातिल के कितने बच्चे हैं? कातिल के मेरा ख्याल है 2 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। जब उसने आप लोगों के सामने और पुलिस के सामने ये बात कही कि जी आपके भाई का किरदार अच्छा नहीं था, उसने मारा, तो पुलिस ने पूछा नहीं कि किसके साथ किरदार बुरा था? क्योंकि बाद में तो उसने ये कहा कि मेरी बीवी के साथ था। हाँ जी। वहाँ पे आपने पूछा नहीं? सर वो सर पूछ रहे थे उससे कि आप बताओ आपकी बेटी के साथ किरदार अच्छा नहीं था, आपकी बीवी के साथ किरदार अच्छा नहीं था। वो बोलता नहीं था, बस किरदार उसका किरदार अच्छा नहीं था। और जो साथ उसका साथी खुरम था, उसके बारे में उसने क्या बताया? नहीं सर, वो तो फरार हुआ है ना। नहीं, उसने ये नहीं पुलिस को बताया कि उनको क्यों साथ मिलाया, वो क्यों साथ है? नहीं सर, ये पुलिस को मामला पता होगा। पुलिस ने इतना ही बताती है कि वो इसके साथी है, उसने साथ मिलके कत्ल किया। ठीक है, तो अब आप लोग जो आखिरी खुरम है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या करी है, क्या बताती है आपको? खुरम बस पुलिस छापे मार रही है जगह जगह पे, जहाँ उन्हें पता चलता है। हम भी लोग साथ हैं, मदद कर रहे हैं पुलिस की। इंशाल्लाह वो कहते हैं कि जल्दी हम पकड़ लेंगे। ਚਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਦੇ ਵੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਈਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਠੇ ਭਾਂਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ। ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਪਾਉਣੇ, ਲੈਣਾ, ਦੇਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇ, ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬ ਸੀ ਇਹ ਪੱਠੇ ਉਹਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਥੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਮਹਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਤੇ? ਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ आप ਨੂੰ बचाने ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? आप मकतूल के भाइयों की और दीगर रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुन रहे थे। मुलजिम जो है वो मकतूल के घर काम करता था, उसके पट्ठों को चारा वगैरह डालता था और एक मामूली सी तल कलामी लड़ाई हुई जिस पे यानी एक उसकी हवेली से मोटर चोरी हुई, मकतूल की उसने उसके ऊपर मारा और इसके खिलाफ दरख्वास्त दी कि इसने मोटर चोरी कर दी और उसके बाद उसने तैश में आके ये कहा कि वो इसको कत्ल कर देगा। अपेरेंटली जो मकतूल के पुरसे उनकी गुफ्तगू से यही लगता है कि उसने तैश में आके कत्ल किया। लेकिन मुलजिम ने पुलिस की पास हिरासत में जब उसको लिया गया तो उसने वहाँ पर ये कहा कि उसको शुबा था कि मकतूल के उसकी अहलिया के साथ ताल्लुकात है, नाजायज़ ताल्लुकात है, जिस बुनियाद पर उसने गैरत के नाम पे इसको कत्ल किया है। क्या गैरत के नाम पे किसी को कत्ल करना जस्टिफाई है? कानून इस हवाले से क्या कहता है? और दीगर जो माहिरीन हैं मुआशरे में जो कड़ी नज़र रखते हैं वो इस तरह के बढ़ते वाक़यात के ऊपर क्या राय रखते हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं।
दफ़ा 302 तो आम कत्ल पे भी लगती है, और अगर मुलजिम उसकी प्ली लेता है दौरान तफ्तीश, ये कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, तो उसकी वजह से कोई सेक्शन वगैरह तो चेंज नहीं होती मेरे ख्याल में, सेक्शन तो सेम इम्प्लीमेंट की जाती है। नहीं जी, सेक्शन बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंट होते हैं। गैरत के कत्ल में सिर्फ जो एक कानून के अंदर कमी बेशी जिसको आप समझ सकते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। नॉर्मली जब भी गैरत का कत्ल किया जाता है आप देख सकते हैं कि चाहे कोर्ट में ट्रायल के स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो यानी हमें अगर ऑनर किलिंग को मद्देनज़र रखना है 302 में, तो हमें कुछ लेजिस्लेशन में चेंजेस लानी पड़ेंगी जिसमें इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इसलिए मैं इससे कनेक्ट करूँगा कि आप पंजाब के बिलखसूसन डिस्ट्रिक्ट्स में देख सकते हैं कि DPOs जितने भी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि गैरत के नाम पे जितने कत्ल हों पुलिस की मुद्दत में किए जाएं ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकें। लेकिन ये आप जैसे बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन में ये तब्दीली अब शायद आना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि आबादी भी बढ़ गई है और भी इंडिकेटर्स हैं। तो हमें 302 से रेलेवेंट जितने सेक्शन 322 तक तमाम सेक्शन कत्ल से लिंक्ड हैं, तो लिहाजा हमें हर वो सेक्शन को देखना पड़ेगा जो शायद गैरत के कत्ल के साथ लिंक हो। अगर कोई शख्स, जैसे इस केस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, इसने हिरासत में आने के बाद ये कहा कि ये गैरत के नाम पे इसने कत्ल किया और जो मकतूल था उसका इसकी बीवी के साथ ताल्लुक़ था, इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए, यानी वजह अनाज जो है, जो मुद्दई पार्टी है वो तो ये कहती है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके बाद इसने, और ये नशे का आदी भी है कातिल, तो उसने उस चीज़ का दिमाग में जो रंजिश रखी हुई थी उस चीज़ को किया। लेकिन अगर एट सम पॉइंट वो ड्यूरिंग ट्रायल इस चीज़ को बार बार रिपीटेडली कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे किया, तो उसको किस तरह से आप यानी साबित कैसे किया जाता है? वो देखिए जी, गैरत के नाम पे अगर कत्ल करता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कत्ल जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा या कत्ल नहीं हुआ है, तो कानून की नज़र में तो वो 302 की उसमें रह जाएगा। अगर उसने उसको तशद्दुद की वजह से कत्ल किया तो वो एक वजह हो गई, और अगर गैरत का नाम दे रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चले। अदम बर्दाश्त को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? क्योंकि आपने आपसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई तो तब भी आपने कहा था कि गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर ये इकदाम उठाने की जरूरत है। कौन से ऐसे इकदाम होंगे जिससे लोगों के अंदर यानी अपने जज्बात को काबू में रखने की सलाहियत पैदा हो सकती है? इसमें जैसे मैंने बात की, जो हमारे माशरे के ट्रेंड सेटर्स हैं, जैसे हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे टीचर्स और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ये जो पॉलिटिकल बहसें होती हैं और इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट जो बातें की जाती हैं, जो एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ये लोग एक दूसरे को एब्यूज़ करते हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे को कत्ल गारत करने तक आ जाते हैं। इसी तरह रिलीजियस स्कॉलर्स, आप दूसरे सेक्ट के लोगों को काफिर तक कह देते हैं, आप दूसरे सेक्ट के लोगों को अपनी मस्जिदों में नहीं आने देते। मतलब इस हद तक पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे, लेकिन यहाँ पे कई इस्लाम मौजूद हैं। हमारा इस्लाम भी एक नहीं है और वो हर सेक्ट, इस्लाम का जो सेक्ट है दूसरे सेक्ट के इंतहाई अगेंस्ट है और इतना ज़्यादा मनफी जज्बात रखता है कि वो एक दूसरे को मारने तक आते हैं और वो फिर आखिर में यही कहते हैं कि काफिर है, तो वही बात कि जिसको सोशल एक्सेप्टेंस हासिल होती है, काफिर है तो मार दिया कोई मसला नहीं है, या गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया तो कोई मसला नहीं है। फिर कुछ चीज़ों को हम सोशली जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो एक तो ये कि हमारे जो ट्रेंड सेटर्स हैं उनको लोगों के सामने आके ऐसे मुश्तिल जज्बात उभारने से लोगों के गुरेज करना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में एग्रेशन बढ़े दूसरे लोगों के अगेंस्ट। आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी, इस हवाले से पुलिस क्या कहती है? पुलिस से भी जानते हैं, हमारे पास एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुद्दई कह रहे हैं कि भी एक मुलजिम जो है उनका फ़रार है, जबकि दूसरा जो है वो उसको तीसरे को नामालूम में रखा हुआ है और उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। रांझा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब एक कोई भी कत्ल रोनमा होता है तो उसके बाद मुलजिम हिरासत में आने के बाद मुख्तलिफ प्लीज़ लेता है कि उसने इस वजह से कत्ल किया। इस केस के अंदर वो कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे इसको कत्ल किया है।
गैरत के नाम पे कत्ल और नॉर्मल कत्ल में कोई डिफरेंशिएट किया जाता है जिसकी वजह से मुल्ज़िमान इस किस्म की दौरान हिरासत के लिए ले लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे मौक़िफ़ लेने के लिए आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो माशरे की इसी पहलू की तरफ निशानदेही करते हैं। असल में आज कल चूँकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और लाहौर के अंदर बिलखसूसन कुछ ऐसे सोशल इंडिकेटर्स आ रहे हैं जो हमें ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि सोसाइटी में मॉरल डिग्रेडेशन हुई है। बिल्कुल इसी की कड़ी ये भी केस है जिसमें आप देखते हैं कि गैरत के नाम पे जो कि बीवी पे गैरत का कत्ल बनता था, उसने उसके साथ जिसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे उसका कत्ल किया। तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या माशरे में गैरत के कत्ल बढ़ रहे हैं या माशरे में अनरेस्ट बढ़ रहा है। तो बाकी तमाम जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो हमें फैमिली के इंस्टीट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और शायद यही रीज़न है कि ये डिग्रेडेशन हो रही है। यानी दफ़ा 302 तो आम कत्ल पे भी लगती है और अगर मुलजिम उसकी प्ली लेता है दौरान तफ्तीश ये कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया तो उसकी वजह से कोई सेक्शन वगैरह तो चेंज नहीं होती मेरे ख्याल में, सेक्शन तो सेम इम्प्लीमेंट की जाती है? नहीं जी, सेक्शन बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंट होते हैं। गैरत के कत्ल में सिर्फ जो एक कानून के अंदर कमी बेशी जिसको आप समझ सकते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं। नॉर्मली जब भी गैरत का कत्ल किया जाता है आप देख सकते हैं कि चाहे कोर्ट में ट्रायल के स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो यानी हमें अगर ऑनर किलिंग को मद्देनज़र रखना है 302 में तो हमें कुछ लेजिस्लेशन में चेंजेस लानी पड़ेंगी जिसमें इसको कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इसलिए मैं इससे कनेक्ट करूँगा कि आप पंजाब के बिलखसूसन डिस्ट्रिक्ट्स में देख सकते हैं कि DPOs जितने भी हैं वो ये कोशिश करते हैं कि गैरत के नाम पे जितने कत्ल हों पुलिस की मुद्दत में किए जाएँ ताकि वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सकें। लेकिन ये आप जैसे बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेशन में ये तब्दीली अब शायद आना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि आबादी भी बढ़ गई है और भी इंडिकेटर्स हैं। तो हमें 302 से रेलेवेंट जितने सेक्शन 322 तक तमाम सेक्शन कत्ल से लिंक्ड हैं, तो लिहाजा हमें हर वो सेक्शन को देखना पड़ेगा जो शायद गैरत के कत्ल के साथ लिंक हो। अगर कोई शख्स जैसे इस केस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे, इसने हिरासत में आने के बाद ये कहा कि ये गैरत के नाम पे इसने कत्ल किया और जो मकतूल था उसका इसकी बीवी के साथ ताल्लुक़ था, इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए यानी वजह अनाज जो है जो मुद्दई पार्टी है वो तो ये कहती है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके बाद इसने, और ये नशे का आदी भी है कातिल, तो उसने उस चीज़ का दिमाग में जो रंजिश रखी हुई थी उस चीज़ को किया। लेकिन अगर एट सम पॉइंट वो ड्यूरिंग ट्रायल इस चीज़ को बार बार रिपीटेडली कहता है कि मैंने गैरत के नाम पे किया, तो उसको किस तरह से आप यानी साबित कैसे किया जाता है? वो देखिए जी, गैरत के नाम पे अगर कत्ल करता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कत्ल जो है वो जस्टिफाइड हो जाएगा या कत्ल नहीं हुआ है, तो कानून की नज़र में तो वो 302 की उसमें रह जाएगा। जहाँ तक आप इस केस पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो मैंने पर्सनली चूँकि इसको इन्वेस्टिगेट किया हुआ है तो इसमें बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उसने मेरे सामने भी ये स्टेटमेंट दी है कि क्या वजह नाद है, उसकी जो बेगम थी उसके ताल्लुकात साथ मौजूद हैं और वो प्रूव होते हैं। मेरे सामने ये स्टेटमेंट दी गई है, आईओ के सामने यही स्टेटमेंट दी गई है, लिहाजा अगर वो अब ये वाली स्टेटमेंट कहीं और पे दे भी देता है तो एडमिसिबल हो सकती है अगर कोर्ट चाहे। लेकिन पुलिस का जो 161 की स्टेटमेंट है उसमें उसने यही स्टेटमेंट दी है कि गैरत के नाम पे ही किया है। लिहाजा सवाल ये है कि फिर बेगम को भी कत्ल किया जा सकता था। तो हम इस केस के हवाले से देखें तो शुक्र है अल्लाह का कि ये हाथ बेगम पर नहीं उठा या नुकसान औरत ज़ात पर नहीं हुआ, लेकिन गैरत कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। मुल्ज़मान का स्टेटस बता दीजिएगा, कितने मुल्ज़मान पकड़े गए? जी इसमें 2 मुल्ज़मान हैं हमारे मेन, तो एक ही मुल्ज़म है जो पकड़ा गया हुआ है और दूसरा जो है एब्सकॉन्ड कर रहा है और उसके लिए हम या तो उसके वारंट्स लेकर इश्तिहार 87 की कार्रवाई करेंगे या फिर हम उसको मज़ीद इस पर एफर्ट करके उसको पकड़। गैरत के नाम पे तो इसने कत्ल किया, तो दूसरे का क्या है? वो ये इसका रोल जस्टिफाई हो जाएगा क्योंकि इसमें जो मुद्दई हैं उनका कहना है कि उसका अंदर रोल इन्वॉल्व है और वो शायद इसके साथ पसे पेश ये काम कर रहा था, लेकिन जब वो सामने आएगा तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आपने एसपी इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी। मुल्ज़िम अब जो भी प्ली लेता रहे, उनका कहना है कि कानून के अंदर कत्ल की सज़ा जो है वो एक ही है और मुल्ज़िम की प्ली जो है वो हरगिज़ भी नहीं मानी जाती और जो फ़रार मुल्ज़िम है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं।
उसने उसको तशद्दुद की वजह से कत्ल किया तो वो एक वजह हो गई, और अगर गैरत का नाम दे रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चले। अदम बर्दाश्त को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? क्योंकि आपने आपसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई तो तब भी आपने कहा था कि गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर ये इकदाम उठाने की जरूरत। कौन से ऐसे इकदाम होंगे जिससे लोगों के अंदर यानी अपने जज्बात को काबू में रखने का उसकी सलाहियत पैदा हो सकती है? इसमें जैसे मैंने बात की, जो हमारे माशरे के ट्रेंड सेटर्स हैं, जैसे हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे टीचर्स और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ये जो पॉलिटिकल बहसें होती हैं और इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट जो बातें की जाती हैं, जो एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ये लोग एक दूसरे को एब्यूज़ करते हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे को कत्लो गारत करने तक आ जाते हैं। इसी तरह रिलीजियस स्कॉलर्स, आप दूसरे सेक्ट के लोगों को काफिर तक कह देते हैं, आप दूसरे सेक्ट के लोगों को अपनी मस्जिदों में नहीं आने देते। मतलब इस हद तक पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे, लेकिन यहाँ पे कई इस्लाम मौजूद हैं। हमारा इस्लाम भी एक नहीं है और वो हर सेक्ट, इस्लाम का जो सेक्ट है दूसरे सेक्ट के इंतहाई अगेंस्ट है और इतना ज़्यादा मनफी जज्बात रखता है कि वो एक दूसरे को मारने तक आते हैं और वो फिर आखिर में यही कहते हैं कि काफिर है, तो वही बात कि जिसको सोशल एक्सेप्टेंस हासिल होती है, काफिर है तो मार दिया कोई मसला नहीं है, या गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया तो कोई मसला नहीं है। फिर कुछ चीज़ों को हम सोशली जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो एक तो ये कि हमारे जो ट्रेंड सेटर्स हैं उनको लोगों के सामने आके ऐसे मुश्तिल जज्बात उभारने से लोगों के गुरेज करना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में एग्रेशन बढ़े दूसरे लोगों के अगेंस्ट। जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर आपने मुद्दईयों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि उनके भाई को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि मुलजिम एक तो नशे का आदी है और दूसरा कुछ रोज़ कबल उसने मोटर चोरी की थी जिसकी वजह से उसको इनके भाई की जानिब से मारा पीटा भी गया था। लेकिन मुलजिम ने पुलिस की कस्टडी में ये बयान दिया है कि उसने गैरत के नाम पे इस शख्स को कत्ल किया है और मकतूल का कातिल की बीवी के साथ ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर हुमा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह का ये कत्ल गारत का एक बाज़ार गर्म है, इसके अंदर इस तरह का जवाब क्यों लोग देते हैं, इसकी क्या साइकी हो सकती है? डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एक नॉर्मल इंसान का गुस्सा और एक मंशियात के आदी शख्स का गुस्सा सेम है? जो लोग मंशियात के आदी होते हैं, देखा गया है कि उनकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ होते हैं। हर शख्स जो मंशियात का इस्तेमाल शुरू करता है वो इसका एडिक्ट नहीं होता। देयर इज़ समथिंग इन देयर पर्सनालिटी, नॉर्मली इनके पर्सनालिटी में एंटी सोशल ट्रेट्स पाई जाती है जिसकी वजह से ये मंशियात के आदी बनते हैं। तो इनके पर्सनालिटी में कुछ ऑलरेडी इश्यूज़ चल रहे होते हैं जिसकी वजह से ये मंशियात के आदी होते हैं। अगर हम एंटी सोशल पर्सनालिटी को देखें तो उसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उनमें नॉर्मल लोगों की तरह रिमोर्स फीलिंग्स या गिल्ट की फीलिंग्स नहीं होती। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनको उस तरह का दुख या ज़मीर मलामत नहीं करता जिस तरह आम लोगों का ज़मीर मलामत करता है। और जब आप एक मंशियात की लत में गिरफ़्तार हो जाते हैं तो आपके दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन पे जाके ये नशे की चीज़ें एक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से आपके सोचने समझने की सलाहियतें इफ़ेक्ट होती हैं। और अगर आपको नशा नहीं मिलता तो आप किसी भी हद तक जाते हैं, उसके विड्रॉल से बचने के लिए आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये दोनों तरफ से होता है, एक तो ऑलरेडी कुछ पर्सनालिटी की ट्रेट्स भी हो सकती हैं और मंशियात का जो आदत में गिरफ़्तार हो जाता है तो उनकी पर्सनालिटी में आम लोगों से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, आम लोगों से ज़्यादा एजिटेशन आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, क्योंकि उनके जिस्म में जो मंशियात ना मिलने की वजह से जो चीज़ें उनका जिस्म सफ़र कर रहा था उसको कम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे इसमें बताया कि उसने शायद चोरी की थी कुछ,
शायद उसे पैसे ना मिल रहे हों मनशियात ख़रीदने के लिए, तो ये लोग अक्सर घर की चीज़ें बेच देते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं ताकि इनको पैसे मिल सकें और ये मनशियात ख़रीद सकें। तो आप जो मैं आपकी बातों से समझाऊँ वो ये है कि नशे का आदी शख्स जो है वो एक आम शख्स से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एग्जैक्टली नॉर्मली ऐसा ही देखा गया है कि इनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन से इनके साथ चली आ रही होती हैं। बचपन में इन्होंने शायद इनकी ब्रॉटअप के दौरान इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी होती हैं, पेरेंटल नेग्लेक्ट या एब्यूज़ का सामना रहा होता है, या जेनेटिक्स में कुछ ऐसा चला आ रहा होता है जो इनकी पर्सनालिटी को इस तरह का बना देता है, और उसके बाद ये उस चीज़ों को कम करने के लिए ये नशे की आदत में चले जाते हैं, और जब नशे की आदत में गिरफ़्तार होते हैं तो मज़ीद उनकी वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। डॉक्टर उमा ये भी बताइएगा कि अमूमी तौर पे जब हम देखते हैं कि कोई कत्ल हुआ है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसके अंदर मुद्दई ये कहते हैं कि कत्ल के पीछे वजह ये है कि हमारे भाई ने, यानी जो फौत हो गया है, उसने कातिल को कुछ रोज़ कबल तशद्दुद का निशाना बनाया था मोटर चोरी करने के ऊपर, लेकिन कातिल पुलिस की कस्टडी में ये कहता है कि उसने कत्ल गैरत के नाम पे किए क्योंकि उसकी बीवी का इसके साथ कोई मुआशका चल रहा था। क्या ऐसी साइकी है लोगों की कि एक गुनाह तो उन्होंने किया, कत्ल करके इतना बड़ा गुनाह किया, एक बंदे की जान ले ली, लेकिन बाद में वो किसी की इज्जत की परवाह भी नहीं करते, ख्वाह वो उनकी बहन है, बेटी है, बीवी है। जैसे अब मरने वाला तो मर गया, लेकिन उसकी रेपुटेशन जहाँ पे ख़राब होगी वहाँ पे इसकी बीवी की रेपुटेशन भी ख़राब होगी, तो ये क्यों इकदाम किया जाता है? अच्छा, एक तो ये कि जिस तरह अगर आप उसके बारे में बता रहे हैं और ये कंफर्म है कि वो नशे की आदत में गिरफ़्तार है, तो मैंने कहा कि शायद इनकी कुछ लोग, बहुत सारे लोग जो नशे की आदत में गिरफ़्तार होते हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि उनमें कोई गिल्ट नहीं होता, वो किसी भी हद तक जाते हैं अपने एक्ट को जस्टिफाई करने के लिए। दूसरी चीज़ कि हमारी सोसाइटी में इनटॉलरेंस वैसे ही बढ़ती जा रही है। हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी को जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो हमारे लोगों की अदम बर्दाश्त से है। छोटी से छोटी चीज़ होती है और उस पर कत्ल गारत तक बात पहुंच जाती है। हमारी अगर पाकिस्तानी सोसाइटी को देखा जाए तो ये मुख्तलिफ कास्ट और मुख्तलिफ सेक्टर्स का मजमूआ है। डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और एक माइंडसेट का लोग, एक सेक्टर का लोग दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ सोशल चीज़ें हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसी बनी हुई हैं, जैसे गैरत के नाम पे कत्ल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है हमारी सोसाइटी में। वो जस्टिफाइड हो जाता है कि एक हस्बैंड ने, अगर उसको पता चला है कि उसकी बीवी इस तरह मुलव्वस है, तो वो इस तरह, ये हमारी सोसाइटी में उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है। तो फिर इस तरह की चीज़ें बीच से निकाली जाती हैं ताकि उस एक्ट को जस्टिफाई किया जा सके। अगर आप स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि वो उसने ये वाला नाम अपनी बीवी पे नाम क्यों डाल दिया, तो क्योंकि इसको सोशल एक्सेप्टेंस हासिल है। तो एक तो ये कि हमारे माशरे में ये जो इनटॉलरेंस का लेवल है, इसको कम करने की ज़रूरत है। और वो कहाँ से, अगर आप इवन हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की गुफ्तगू सुने, जो डिस्कशन चल रही होती है, उसमें भी हाईली इनटॉलरेटेड लोग वो भी होते हैं, और गालम गलोच तक बात जा रही होती है। फिर इनके फॉलोअर्स भी इनको फॉलो करते हैं। रिलीजियस सेक्टर्स की बात की जाए तो मजहबी लोग जो हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो दूसरे सेक्टर के लोगों के बारे में बहुत शदीद किस्म के जज्बात रखते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स भी वो करते हैं। तो ये जो अदम बर्दाश्त है, ये कुछ हद तक हम खुद भी क्रिएट करें। जो ट्रेंड सेटर्स हैं हमारी सोसाइटी के, वो ऐसी बातें करते हैं, मुश्तिल करते हैं लोगों को, और फिर उनके फॉलोअर्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस चीज़ में कि शय उन्होंने दी होती है और वो ज़्यादा एक्सट्रीम तक चल जाते हैं। तो एक तो इस गवर्नमेंट को इस लेवल पे चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि वो लोग जिनका इम्पैक्ट है, जिनकी बातों का इम्पैक्ट है, जो ट्रेंड सेटर्स है, जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स, जैसे टीचर्स, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, ये खुलेआम कुछ ऐसी बात ना करें, दूसरों के बारे में गालम गलोच ना करें, ताकि इनके फॉलोअर्स को इतनी शय ना मिले। और अगर कोई इस तरह के इक़दामात में मुलव्वस पाया जाता है कि कानून हाथ में लेने का इख्तियार किसी बंदे के पास नहीं है। जुर्म होता है तो आपका क्या काम है कि आप जाके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करें, उन्हें बताएं। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये जस्टिफाइड है ही नहीं। वेरी प्रिसाइजली आप अदम बर्दाश्त की बात करें, इसके अंदर भी अदम बर्दाश्त कहीं ना कहीं पे है। अगर उसने उसको तशद्दुद की वजह से कत्ल किया तो वो एक वजह हो गई, और अगर गैरत का नाम दे रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चल जाए।
अदम बर्दाश्त को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? क्योंकि आपने आपसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई तो तब भी आपने कहा था कि गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर ये इकदाम उठाने की जरूरत है। कौन से ऐसे इकदाम होंगे जिससे लोगों के अंदर यानी अपने जज्बात को काबू में रखने का उसकी सलाहियत पैदा हो सकती है? इसमें जैसे मैंने बात की, जो हमारे माशरे के ट्रेंड सेटर्स हैं, जैसे हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स, हमारे टीचर्स और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ये जो पॉलिटिकल बहसें होती हैं और इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट जो बातें की जाती हैं, जो एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, ये लोग एक दूसरे को एब्यूज़ करते हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे को कत्ल व गारत करने तक आ जाते हैं। इसी तरह रिलीजियस स्कॉलर्स, आप दूसरे सेक्ट के लोगों को काफिर तक कह देते हैं, आप दूसरे सेक्ट के लोगों को अपनी मस्जिदों में नहीं आने देते। मतलब इस हद तक पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे, लेकिन यहाँ पे कई इस्लाम मौजूद हैं। हमारा इस्लाम भी एक नहीं है और वो हर सेक्ट, इस्लाम का जो सेक्ट है दूसरे सेक्ट के इंतहाई अगेंस्ट है और इतना ज़्यादा मनफी जज्बात रखता है कि वो एक दूसरे को मारने तक आते हैं और वो फिर आखिर में यही कहते हैं कि काफिर है, तो वही बात कि जिसको सोशल एक्सेप्टेंस हासिल होती है, काफिर है तो मार दिया कोई मसला नहीं है, या गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया तो कोई मसला नहीं है। फिर कुछ चीज़ों को हम सोशली जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो एक तो ये कि हमारे जो ट्रेंड सेटर्स हैं उनको लोगों के सामने आके ऐसे मुश्तिल जज्बात उभारने से लोगों के गुरेज करना चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट्स देने से गुरेज करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में एग्रेशन बढ़े दूसरे लोगों के अगेंस्ट। और मेरे ख्याल में टेलीविजन के ऊपर भी हमें कुछ कंटेंट ऐसा चलाने की एग्जैक्टली जरूरत है। और फिर टेलीविज़न को जो मतलब जब इस तरह की ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं और वहाँ पे कोई बंदा अगर कोई लिमिट्स क्रॉस कर रहा है तो उसको वहाँ से कट कर दिया जाए, उसको ना ऑन एयर किया जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें जैसे अक्सर मैंने देखा पॉलिटिकल डिस्कशन में थप्पड़ मारने तक भी बातचीत पहुँच जाती है और उसको इतना हाईलाइट किया जाता है कि वो जगह जगह फिर फैल रही होती है। तो इस तरह की चीज़ों को ऑन एयर करने से गुरेज किया जाए ताकि लोगों में मनफी जज्बात ना परवान चढ़ें। और अगर इस तरह के कोई चीज़ें होती हैं, कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, ना कि उसको सोशली आप जस्टिफाई करें या फिर उसको किसी तरह से आप उसकी हमायत करें। ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने का इख्तियार नहीं है आपके। बहुत शुक्रिया। माहिर कानून डॉक्टर हुमा की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी, पुलिस का बयान सुना। पुलिस का कहना है कि जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनको जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। डॉक्टर हुमा का कहना है कि स्टेट लेवल के ऊपर हमें इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त जो है का जो पैमाना है जो ख़त्म होता जा रहा है उसको परवान चढ़ाया जाए और लोगों को बताया जाए कि अपनी बात के अगेंस्ट जो है वो दलील से बात करें, ना कि हाथ उठाएं या कानून को अपने हाथ में लें। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।